हेलो फ्रेंड्स, करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर पे फूटे ट्रंप टैरिफ बम के बारे में। दोस्तों, ये जो ट्रंप का टैरिफ है, ये टैरिफ बम से जिस तरीके की अनिश्चितता पैदा हो रही है, ऐसी अनिश्चितता के दौर में हम अपने निवेश को कैसे बचाएं, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये समझने की आवश्यकता है कि विश्व का फार्मा मार्केट कितना बड़ा है, अमेरिका का फार्मा मार्केट कितना बड़ा है और इंडिया का फार्मा मार्केट कितना बड़ा है, यह भी समझने का प्रयास करेंगे। और क्या इस अनिश्चितता के दौर में, जब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आईटी और फार्मा सेक्टर जो है वो टैरिफ के कहर से जो है, बोझ से जो है वो बच नहीं पाए हैं, तो क्या आने वाले समय में भी हम भारी मात्रा में सेक्टर रोटेशन देख सकते हैं, यानी चर्निंग ऑफ फंड्स, यानी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पैसे का रोटेशन जाता हुआ क्या संभव है? आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि विश्व का फार्मा मार्केट कितना बड़ा है। विश्व का फार्मा मार्केट टोटल 1.3 ट्रिलियन डॉलर का है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर में लगभग 450 बिलियन डॉलर से 500 बिलियन डॉलर का मार्केट जो है वो अमेरिका का फार्मा मार्केट है। ओके, एज पर ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 212 बिलियन डॉलर का फार्मा जो है वो अमेरिका में इंपोर्ट किया था। कितना? 212 बिलियन डॉलर। ओके, इसमें सबसे ज्यादा जो फार्मा इंपोर्ट हुआ है, अकेले 24%, वो है आयरलैंड से। 50.35 बिलियन डॉलर का जो है वो इंपोर्ट आयरलैंड से फार्मा इंपोर्ट किया है अमेरिका ने। सेकंड नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड, जहां से 19 बिलियन डॉलर का फार्मा इंपोर्ट किया, जो 9% है अमेरिका के टोटल फार्मा इंपोर्ट का। और तीसरे नंबर पे है जर्मनी, जहां से 17.5 बिलियन डॉलर का फार्मा इंपोर्ट किया है, जो लगभग 8% के आसपास आता है। तो ये दोस्तों ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की रिपोर्ट, उसके आंकड़े मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। परंतु वहीं पर एक बात जो समझने वाली है, देखिए आज जो टैरिफ लगा है वो लगा है ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स के ऊपर में। अब ये ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स जो है ये बेसिकली इंडियन कंपनीज कम बनाती है। इंडियन कंपनीज जो सस्ते वाले जो दवाइयां रहती है, जिसको जेनेरिक ड्रग्स कहा जाता है, जिन दवाइयों का पेटेंट की अवधि जो रहती है वो समाप्त हो जाती है, तो उसका जो चीपर वर्जन जो दवाइयां जो बनती है चीपर वर्जन की, वो बेसिकली इंडियन कंपनीज बनाती है। और ये इस बात से भी समझ में आएगा कि इंडिया देखा जाए ऐसे तो केयर एज रिसर्च की, केयर एज जो रेटिंग एजेंसी भी है, केयर एज की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से भारत में सेकेंड लार्जेस्ट US FDA अप्रूव्ड फार्मा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज या फैसिलिटीज है। सेकेंड लार्जेस्ट, 499 फैक्ट्रीज को इंडिया में USA का FDA मिला है। सिर्फ वही फैक्ट्रीज अमेरिका में दवाइयों का निर्यात कर सकती हैं जिनको US FDA से लाइसेंस मिला रहता है, जो अप्रूव्ड रहती हैं। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा US FDA अप्रूव्ड फैक्ट्रीज हैं अमेरिका में, 530 है। इंडिया में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा है, 499। थर्ड नंबर पे पूरे यूरोप में, पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट मिला के जो है वो है 460, थर्ड नंबर पे आता है। चौथा है चाइना, 340। चलिए, कहीं तो हम चाइना से आगे हैं। चाहे इंडिया की 499 फैक्ट्रीज जो है वो US FDA अप्रूव्ड है और चाइना की है 340। और फिर पांचवें नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड। परंतु दोस्तों, जहां हमने देखा कि GTRI ने बताया कि स्विट्जरलैंड से 19 बिलियन डॉलर का जो है फार्मा एक्सपोर्ट होता है USA में, वहीं इंडिया से मात्र पिछले साल FY25 में, नॉट कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर FY25 में, फाइनेंशियल ईयर मतलब जो शुरुआत होता है अप्रैल से और खत्म होता है मार्च में,
तो अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच में भारत ने जो है वो यूएसए को $10.5 बिलियन के आसपास में इंपोर्ट किया था। और मैंने बताया कि टोटल अमेरिका का जो इंपोर्ट है मेडिसिन का वो $212 बिलियन का, यानी लगभग 4.5 से 5% ही हम अमेरिका में जो इंपोर्ट हो रहा है मेडिसिन वो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया जो है वो सस्ती वाली चीपर वर्जन जेनरिक जो दवाइयां हैं उसी को इंपोर्ट करता है। दोस्तों इंडियन फार्मा जो है वो वॉल्यूम वाइज देखें तो हम लोग 3rd नंबर पे हैं, परंतु यदि हम वैल्यू वाइज यानी मॉनेटरी टर्म में प्रोडक्शन वैल्यू वाइज देखें तो इंडिया जो फार्मा प्रोड्यूस करता है वो 14th नंबर पे। इसका भी मतलब हुआ कि इंडिया जो है वो चीपर वर्जन ड्रग्स के बनाता है। अब इंडिया का फार्मा मार्केट कितना बड़ा है? इंडिया का फार्मा मार्केट $50 बिलियन के आसपास में रहा था FY24 में। उसमें $27 बिलियन 27 से $28 बिलियन जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था, और इंडिया का जो डोमेस्टिक खुद का कंजम्पशन दवाइयों का है ये करीबन $23 बिलियन के आसपास में। यानी इंडिया में जितनी भी दवाइयां बनती है वो एक्सपोर्ट ज्यादा होती है और डोमेस्टिक कंजम्पशन से ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। तो $28 बिलियन के आसपास में जो है वो हमने FY24 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट किया था, और हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन करीबन 22 से 23 बिलियन था। FY24 में अमेरिका को जो एक्सपोर्ट किया था हमने वो $8.7 बिलियन था। FY25 में हमने जो एक्सपोर्ट किया अमेरिका को वो था $10.5 बिलियन। टोटल इंडियन फार्मा कंपनीज ने जो एक्सपोर्ट किया पूरे वर्ल्ड में दवाइयों को वो था $30 बिलियन। दोस्तों यदि मैं 90 रुपए का $1 पकड़ूं तो 9,000 करोड़ होते हैं $1 बिलियन, 90,000 करोड़ हुए $10 बिलियन, और 30 बिलियन हुआ 2,70,000 करोड़। तो 2.7 लाख करोड़ का लगभग एक्सपोर्ट लास्ट फिस्कल में इंडियन फार्मा कंपनीज ने किया है। तो इंडियन फार्मा कंपनीज जो है ये बहुत बड़ी एक्सपोर्टर है, मतलब ये देश के एक्सपोर्ट में इंडियन फार्मा कंपनीज का बहुत बड़ा योगदान है। तो किसी भी तरीके से फार्मा सेक्टर के ऊपर में यदि प्रहार होता है तो उसका बहुत भारी इंपैक्ट जो है आपको इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट और इंडिया की ओवरऑल इंडस्ट्रीज पे नजर आएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन कंपनीज जो है वो जेनरिक ड्रग्स यानी चीप जो ड्रग्स रहती है, सस्ता वर्जन दवाइयों का, वो एक्सपोर्ट करता है। लगभग अमेरिका में जेनरिक ड्रग्स जो इंपोर्ट होती हैं उसका 45% जो है अकेले इंडिया करता है। यानी ये $10.5 बिलियन जो हम जेनरिक ड्रग्स एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, ये लगभग 45% है जेनरिक ड्रग का कंजम्पशन। यानी करीबन 24-25 बिलियन के आसपास में जो है जेनरिक ड्रग्स अमेरिका कंज्यूम करता है। $212 बिलियन का जो उसका इंपोर्ट है उसमें 24 से 25 बिलियन ही जेनरिक ड्रग्स का है, और उसमें $10.5 बिलियन अकेले इंडिया जो है वो सप्लाई करता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इंडिया 45% एक्सपोर्ट करता है, 45% यूएसए जो इंडिया से इंपोर्ट करता है जेनरिक ड्रग्स, वो इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है उनके एस्टिमेट के हिसाब से ये कम से कम $219 बिलियन जो है वो अमेरिका के लिए बचाया है उसने लास्ट ईयर। यानी मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि जो असली पेटेंटेड और ब्रांडेड ड्रग्स रहते हैं वो कितने महंगे रहते हैं कि $10.5 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया जेनरिक ड्रग्स यानी चीप ड्रग्स, और अमेरिका जो है उसका $220 बिलियन के आसपास में सेविंग हुआ क्योंकि उसने चीपर वर्जन ड्रग्स का मंगाया। तो आप सोचिए कितनी हैवी सेविंग है। तो अभी तक जेनरिक ड्रग्स के ऊपर में तलवार नहीं गिरी है, टैरिफ का बम जेनरिक ड्रग्स के ऊपर में तो नहीं गिरा है, परंतु आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। और खास तौर पे मुझे चिंता इस बात की है कि ये जो आज इन्होंने टैरिफ लगाया है उसमें वर्ड यूज किया ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। तो ये जो जेनरिक ड्रग्स भी जाते हैं ये भी तो किसी कंपनी के नाम से किसी प्रोडक्ट के अंदर में ब्रांड
अंडर में ही जा रहे हैं, तो कहीं इनको भी ब्रांडेड ड्रग्स में ना काउंट किया जाए। अभी तक इन सब चीजों पे कोई खुलासा नहीं आया है, कोई सफाई या स्पष्टीकरण अमेरिका से नहीं आया। जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता तब तक इसके ऊपर में काफी सारे प्रश्न जो है वो बने रहेंगे। दोस्तों, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि इंडिया के ड्रग्स जो है ब्रांडेड ड्रग्स में अगर जेनरिक ड्रग्स को काउंट किया जाता है तो कम से कम 10 से 15% जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग्स है, वो इंडियन कंपनीज की कम हो सकती है, गिर सकती है। 10% बहुत ज्यादा रहता है। यदि 10% की मार इंडियन कंपनीज को झेलना पड़ा, और ये झेलना भी पड़ सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है लगभग $30 बिलियन के आसपास का, उसका एक तिहाई एक्सपोर्ट तो हम खाली अमेरिका को कर रहे हैं। और अमेरिका में यदि 100% टैरिफ लग गया तो आप समझिए कि मतलब उसका असर तो इंडियन कंपनीज के बॉटम लाइन पे पड़ना ही पड़ना है। और यही कारण है कि सारी की सारी फार्मा कंपनीज जो है आज वो सभी नीचे गई। दोस्तों, मैंने 3 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं क्यों फार्मा सेक्टर से एक दूरी बना के रह रहा हूं। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा कि 3 दिन पहले जो है मैंने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया था। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत दूरदर्शी हूं और बहुत ही ज्यादा मतलब आगे का भविष्य देख सकता हूं, परंतु मैं उन सभी चीजों से दूर रहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने कल के भी वीडियो में आपको कहा था, जहां पे प्राइसिंग पावर जो है वो हमारे हाथ से निकल के, यानी कंपनीज के हाथ से निकल के किसी और के हाथ में चली जाए। जैसे फार्मा के अंदर में यूएस एफडीए के रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं ये बहुत ज्यादा प्राइसिंग और फार्मा कंपनीज की बॉटम लाइन को इंपैक्ट करते हैं। मैंने आपको पहले के भी वीडियो में बताया था कि 2 डिफेंसिव सेक्टर्स माने जाते हैं। जब कभी भी मार्केट गिरता है या मंदी का दौर आता है तो 2 ही सेक्टर चलते हैं। एक है कंज्यूमर स्टेपल्स, यानी खाने पीने की चीजें, फूड एंड बेवरेजेस, और दूसरा है फार्मा या हेल्थ केयर बोल लीजिए। हेल्थ केयर में फार्मा और हॉस्पिटल्स दोनों आते हैं। तो ये दोनों सेक्टर्स जो हैं ये बहुत ही डिफेंसिव बेट है। पर मैंने आपको कहा था कि मैं कंज्यूमर स्टेपल्स में पैसे डाल रहा हूं, मैं फार्मा से दूर रहना चाह रहा हूं, भले ही वो डिफेंसिव बेट क्यों ना हो। और उसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया था कि इंडिया का फार्मा सेक्टर जो है ये बहुत हद तक यूएस एफडीए के या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूल्स एंड रेगुलेशन पे डिपेंड करता है। तो यदि वहां टैरिफ बढ़ा तो इंडियन फार्मा कंपनीज को भारी नुकसान हो सकता है। और इसीलिए मैंने 3 दिन पहले बताया था कि मैं क्यों फार्मा सेक्टर से एक दूरी बना के रख रहा हूं और कंज्यूमर स्टेपल्स में पैसे डाल रहा हूं। दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि ये तो आपको समझ में आया कि भाई टैरिफ लग गया, अब आगे क्या करें, अपने निवेश को कैसे सुरक्षित रखें। तो 2 तरीके हैं अपने निवेश को सुरक्षित रखने के। मैंने जैसा कि आपको पहले कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं कि 26 सितंबर 2025 को इंडियन स्टॉक मार्केट यानी निफ्टी जो इंडेक्स है टॉप 50 कंपनीज का, ये 26,000 के आसपास में था, 26,000 के ऊपर था। आज 26 सितंबर 2025 में यानी ठीक 1 साल बाद हम देख रहे हैं कि 24,000 के भी नीचे है। और यदि इसी तरीके से टैरिफ बॉम्ब एक के बाद एक सेक्टर्स पे आते रहे, आईटी पे आ गया है, H1B वीजा के जरिए आपने देख ही लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं सॉरी जेम्स एंड ज्वेलरी और दूसरे जो सेक्टर्स है उन पे 50%, टेक्सटाइल उन पे 50% का टैरिफ लग ही रहा है, ये भी आप लोगों ने देख लिया है। और आज फार्मा पे 100% लग गया है। और अभी सुनने में आ रहा है कि जो आउटसोर्सिंग सेक्टर जो है, जो बीपीओ है, उस पे भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में लगे, ऐसा कयास चल रहा है। तो दोस्तों, ये जो टैरिफ का बम एक के बाद एक फट रहा है, उससे इंडिया का एक्सपोर्ट मार्केट पूरा हिल गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो जीडीपी का फॉर्मूला रहता है वो क्या है, वो है C+G+I+ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इसमें जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर है। ठीक है, जीडीपी 3 तरीके से नापी जाती है, एक्सपेंडिचर साइड से जो नापा जाता है उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ठीक है, जहां पे C मतलब हुआ कंजम्पशन, G मतलब हुआ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, I मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट या केपेक्स बाय कंपनीज, एक्सपोर्ट आपको मालूम ही है, इंपोर्ट आपको मालूम ही है। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट वाला जो सेगमेंट है
ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इंडिया अलग अलग पॉलिसीज द्वारा वर्ल्ड का एक्सपोर्ट हब बनना चाह रहे हैं। चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी पे जो हम पिछले 3-4 सालों से काम कर रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा प्रहार किया है। जो जितना स्टार्टअप इंडिया, फिर स्टैंड अप इंडिया, फिर तमाम तरीके की पीएलआई स्कीम्स, ये सारी जो पीएलआई स्कीम्स और ये सारी चल रही थी, ये एक्सपोर्ट मार्केट को ही ध्यान में रख के थी। और आपको मालूम है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 85-86 बिलियन डॉलर के आसपास में इंडिया ने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया था। टोटल हमारा 40 से 45 बिलियन डॉलर का सरप्लस था अमेरिका के साथ में। तो यदि अमेरिका इंडियन मार्केट के ऊपर में टैरिफ लगाता है इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में, तो एक्सपोर्ट पे बहुत बड़ा प्रभाव आएगा। और एक्सपोर्ट पे प्रभाव आएगा तो किस पे फिर प्रभाव आएगा? इंडियन करेंसी के ऊपर में प्रभाव आएगा। तो हमको अपना निवेश कैसे बचाना है, इस चीज के ऊपर में हमें सोचने की जरूरत है। मैंने जो उसके लिए 2 स्टेप उठाए, एक तो ये उठाया कि मैं उन्हीं सेक्टर्स में और उन्हीं कंपनीज में निवेश करूं जो टोटली इंडिया के कंजम्पशन पे डिपेंड करती है। इंडिया में इनकम टैक्स की लिमिट का एग्जम्पशन किया गया, 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया। जीएसटी जो है उसमें रियायत मिली है हाल फिलहाल में। और तीसरा अभी सुनने में आ रहा है कि शायद आरबीआई भी रेपो रेट कम कर सकता है, पहले भी इसने रेपो रेट कम किया है। तो इससे जो इंडिया का जो कंजम्पशन सेक्टर जो है, स्पेशली कंज्यूमर स्टेपल्स, इस कंपनी इसके ईटीएफ में ले रहा हूं। एफएमसीजी जो सेक्टर है इसके ईटीएफ में खरीद रहा हूं, जो कंप्लीटली इंडियन कंजम्पशन के ऊपर में बेस्ड है, डिपेंड करती है। और आप यही देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से जब मार्केट गिर रहा है तो कंजम्पशन या एफएमसीजी सेक्टर में वो गिराव नहीं आ रहा है जो दूसरे सेक्टर्स में आ रहा है। आपने देखा होगा कि आईटीसी कल सिर्फ 90 पैसे नीचे था, आज तो शायद ग्रीन में बंद हुआ है। तो और आईटीसी का सबसे ज्यादा वेटेज जिस एफएमसीजी ईटीएफ में है, मैं वही बाय कर रहा हूं। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे सेक्टर में निवेश कीजिए जहां पे जो कंप्लीटली इंडिया की इकोनॉमी पे डिपेंड करे। इंडिया की इकोनॉमी में भी गिरावट देखी जा रही है, पर गिरावट रहे, कंजम्पशन, उपभोग तो बंद होगा नहीं, खाना पीना तो हम लोग का बंद होगा नहीं। तो जो बाकी सेक्टर्स में गिराव आ रहा है, इसमें या तो कम गिरावट आएगी या फिर हो सकता है कि ये बढ़े। तो पैसा या तो आप पूरे कैश में आ जाइए या ऐसे सेक्टर में आप लगाइए। यही 2 थॉट्स मेरे दिमाग में आए कि या तो फिर ऐसे सेक्टर में लगाइए जिसमें कम गिरावट आए या बढ़ सकता है। दूसरा एक और निवेश है जो मैंने भारी मात्रा में किया है, उसके बारे में मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो पेड वीडियो रहेगा निवेश के ऊपर में, उसमें बनाऊंगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोग जो है इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वो एक जरिया जो अभी तक मैंने कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया है, वो इन्वेस्टमेंट का जरिया जो है वो मैंने क्या किया है उसको मैं डिस्क्लोज करूंगा। बट ये पेड वीडियो रहेगा, ये सिर्फ मेंबर्स के लिए रहेगा। तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और फिर उसके बाद में वो समझिए कि मैंने क्यों और कहां पे इन्वेस्ट किया। दोस्तों आई होपफुल कि आपको फार्मा सेक्टर से रिलेटेड काफी सारे डाटा आज के वीडियो में मिले होंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 2-3 सबसे बड़ी कंपनीज जो हैं जिसको इस टैरिफ के कारण, आज के जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल लगाया है, इस टैरिफ के कारण सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आएगा वो सन फार्मा और बायोकॉन है, जो बेसिकली एडवांस जेनरिक्स बेसिकली बनाती हैं, या आप बोल लीजिए कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है उनके रहते हैं। तो बायोकॉन बायोसिमिलर्स बनाता है, जो अगेन इसके मध्य में है। हालांकि कहा जा रहा है कि बायोकॉन और सन फार्मा, इन दोनों के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अमेरिका में है, तो इन पे शायद वो टैरिफ का प्रेशर नहीं लगेगा। बट जो भी इंडिया से बायोसिमिलर्स या ब्रांडेड फार्मा ड्रग्स जाएंगे अमेरिका में, उन सब का ऊपर में 100% टैरिफ लगेगा, नहीं दुगनी महंगी हो जाएंगी ये सारी दवाइयां। तो जो 2-3 कंपनीज जिसके ऊपर में ज्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है और आज भी दिखा मार्केट में, वो सन फार्मा सबसे टॉप पे है, बायोकॉन है,
डॉक्टर रेड्डीज कुछ हद तक है। डॉक्टर रेड्डीज रशिया में बहुत ज़्यादा मेडिसिन सप्लाई करता है, तो रशिया में वॉर चल रहा है तो वहाँ तो खपत है ही। अरबिंदो फार्मा है जिसके ऊपर में अगेन थोड़ा सा इम्पैक्ट है। तो ये 3-4 कंपनीज जो है ये अमेरिकन मार्केट के ऊपर में काफ़ी हेविली डिपेंडेंट रही हैं। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। 30 से 50% जो है ये जो 4 कंपनीज के मैंने नाम लिए, सन फार्मा से लेके आपके ऑरबिंदो फार्मा तक, इनका रेवेन्यू जो है एग्जैक्ट नंबर अभी तक किसी भी रिसर्च फर्म ने तोड़ के नहीं दिया है कि कौन कौन से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में इन कंपनीज का कितना एक्सपोर्ट यूएसए मार्केट में है। जब कभी भी मुझे ये किसी रिसर्च रिपोर्ट में मिलेगा मैं आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, यही वीडियो एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय, गुड डे।